अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्ज़ियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और मार्च की 28 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और मार्च की 29 तारीख है। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इस जंग को शुरू हुए अब पांचवा हफ्ता शुरू हो चुका है, यानी दूसरा दूसरा महीना शुरू हो चुका है। अब तक अगर मैं सिर्फ अमेरिका के आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि आज मैं इस एक माह की जंग का जो ओवरऑल स्कोर कार्ड है उस पर थोड़ा तबसरा करना चाहूंगा। अब तक जो अमेरिकी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक अमेरिका ने अब तक ईरान में कोई 11,000 टारगेट्स को एंगेज किया है। 11,000 कॉम्बैट फ्लाइट्स की हैं। 150 ईरानी जो मुख्तलिफ कश्तियां और जहाज हैं, उनको अमेरिका का यह दावा है कि उन्होंने डुबोया है या उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब तक की जंग में अमरीकी B-2, F-35 और अपैची हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, थार्ड और मुख्तलिफ जितना फुल स्पेक्ट्रम अमेरिकन डोमिनेंस है वो आपको इस वक्त नजर आ रही है। सब हर किस्म की ताकत इस्तेमाल हो रही है। और उसके बावजूद अभी तक ईरान लड़ रहा है। अभी तक ईरान नुकसान पहुंचा रहा है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, तो मशरक़ वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं, वो और या फिर इसराइल, दोनों को ईरान जो है मुसलसल निशाना बना रहा है। अमेरिका के और इसराइल के जो अरब इत्तेहादी हैं इस वक्त यहाँ पर, उनको भी निशाना बना रहा है। वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कहते हैं कि इसराइल में अरब इसराइल जंग के बाद शायद इवन अरब इसराइल जंग में भी शायद इतना नुकसान ना हुआ हो जितना कि इस जंग में अब तक ईरान उनको पहुंचा चुका है। याद रखिए कि ईरान वो मुल्क है जिसके पास तकरीबन एयर डिफेंस सिस्टम ना होने के बराबर है। इसके पास एयरफोर्स नहीं है। ये बावजूद इसके अमेरिका के नहीं बल्कि दुनिया की दो ताकतवर तरीन एयर फोर्सेस का मुकाबला कर रहा है। बावजूद इसके कि उन पर बहुत ज्यादा खौफनाक बमबारी हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि 11,000 ऑपरेशंस बहुत बड़ी बात है। इसमें इसराइल के ऑपरेशंस नहीं शामिल। यानी कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों की बुनियादी तौर पर इन बमबारी के जो सिलसिला है, इसमें ईंट से ईंट बजा दी गई है। लेकिन ईरान की वो अहलियत आज भी मौजूद है। इस दौरान जंग भी फैल चुकी है। यानी जंग जो है वो पाकिस्तान के लिए भी अब एक बहुत बड़ा सवाल नहीं बल्कि मेरा ख्याल है मसला बनती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब का एक करीबी इत्तेहादी है। मैं इस पर बात करूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से वैसे तो आज फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने बहुत बड़ा तहलका मचाया हुआ है हर तरफ। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि हैरानगी की बात है। मैंने पहले भी इस पर कई मरतबा जिक्र किया है कि दीवार पर लिखी हुई तहरीर थी। सिर्फ जो हमारे वो अंधे हुक्मरान जिन्होंने कि इस डील पर दस्तखत किए, उनको शायद ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। उनको शॉर्ट टर्म गेन्स नजर आ रहे थे, वो भी नहीं आए। लेकिन इस पर बात थोड़ी देर बात करते हैं। पहले जिक्र मैं ये करूंगा कि ये जंग कहाँ कहाँ फैल चुकी है। यानी 4 हफ्तों में अब तक ये जंग लबनान, इराक, ईरान पर तो है ही, ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान जवाब दे रहा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, ये वो तमाम है जो महाज जंग हैं। एक्चुअली यहाँ पर बाकायदा जंग लड़ी जा रही है। और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो ईरान के एलाइज हैं, यानी एक ईरान नहीं है जो अब हमले कर रहा है, बल्कि अब इसमें जो हूसी बागी हैं वो भी शामिल हो चुके हैं। यानी यमन भी इसमें शामिल हो चुका है। जो हिजबुल्ला है वो भी शामिल हो चुका है। कताइब हिजबुल्ला जो कि एक और इरानियन करीबी ग्रुप है जो कि इराक बेस्ड है, वो भी इसमें शामिल हो चुका है। और मुख्तलिफ लोकल ग्रुप्स भी शामिल हैं। और जो हूसी हैं जिनका मैंने जिक्र किया कि वो भी शामिल हैं। और ये तमाम के तमाम निशाना किसको बना रहे हैं? इसराइल को, अमेरिका के मफादात को। वो मफादात, वो फौजी अड्डे जो कि इन अरब शेखडम्स या जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी वजह अब तबाही आपको हर तरफ नजर आ रही है। तबाही एक ईरान में ही नहीं है जहां पर के आज भी बहुत खौफनाक बमबारी हुई है, उसका मैं भी जिक्र करता हूँ। लेकिन एक महीने बाद जब अमेरिका में बैठकर मैं इस जंग को देखता हूँ तो मुझे क्या नजर आ रहा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक महीना हो चुका, लेकिन अमेरिका की जो इस दौरान में अमेरिका की जो फौजी ताकत के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज था, मेरी राय में उसको बहुत ज्यादा बड़ा धचका लगा है। अब दुनिया को शायद वो थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। मेरी राय में अमेरिका की फौजी ताकत कमजोर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इंसानी तारीख में इतनी बड़ी फौजी ताकत या कुव्वत कभी भी पैदा हुई थी जो अमेरिका है, वो आज भी है। लेकिन ये वॉर थिएटर की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं कि यहाँ पर आप तमाम के तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो एक साथ नहीं झोंक सकते, आपको उसमें टाइम लगाना होगा। यानी आज जिस तरह इन्होंने B-2 बॉम्बर्स को इस्तेमाल किया है और उसने काफी तबाही की, उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन ओवरऑल अमेरिका की इंटरनेशनल रेपुटेशन को इससे एक माह में शदीद धचका लगा है। दूसरा, अमेरिका की जो डोमिनेंस थी उसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार था वो अमेरिकी फौजी कुवत का तो है ही।
लेकिन साथ ही डॉलर की डोमिनेंस का भी बहुत बड़ा किस्सा है। यानी अमेरिका का जो डॉलर है वो इंटरनेशनल इकोनॉमी में बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। लेकिन इस जंग में हमने एक और अंसर ये देखा कि हमने जो यहाँ के इस इलाके की तिजारत जो है उसको हमने पेट्रो डॉलर से दूर होते देखा, और किस तरफ गई वो? आ, पेट्रो युआन की तरफ, यानी चाइनीज करेंसी की तरफ, क्योंकि ईरान ने शर्त आयद कर दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो इस वक्त बंद है वो उससे अगर कोई भी तेल या गैस जो भी कुछ गुजरेगा तो उसको ये रसीद दिखानी होगी कि इसकी कीमत चाइनीज युआन में अदा की गई है। तो गोया ये एक पेट्रो डॉलर पर भी एक बहुत बड़ा वार था, जो कि हमने हालिया तारीख में इसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। एक और जो यानी आम सोच यही है, ख्याल यही है कि अमेरिका और इसराइल बहुत बड़ी ताकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि फौजी कुवतें हैं। अमेरिका की फौजी कुवत तो मैंने कहा कि हर कोई इसका मोतरफ है, लेकिन हर किसी का ये भी ख्याल था कि इनविंसिबल है, यानी ये नाकाबिले तस्खीर है, इसको हराया नहीं जा सकता। लेकिन एक महीने की जंग ने यह बात भी साबित कर दी कि इस बेतहाशा ताकत की भी लिमिट्स हैं। इसीलिए जो बहुत बड़े बड़े, यानी यहाँ पर हमने गुज़श्ता एक माह में देखा कि अमेरिका 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर लाए इस खत्ते में, लेकिन जब जंग शुरू हुई, जब ईरान का जवाब आया, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां से विदड्रॉ कर दिए गए। इस वक्त इस खत्ते में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स गैर महफूज हैं। और साथ ही ये कि जो अमेरिका की एयर सुपरियोरिटी है वो अभी भी कायम तो है, लेकिन इस दौरान अमेरिका के F-35, F-15 और दूसरे यानी F-16 वगैरह भी निशाना बने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का। वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि दुनिया का कमजोर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि याद रखिए कि ईरान दुनिया का सबसे ज्यादा पाबंदियों वाला मुल्क है, यानी पाबंदियां सह रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने कम से कम एक F-35, कम से कम एक F-15 और F-16, और दूसरा जो उनके फिर रडार्स वगैरह को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तबाह किए रडार्स, अरब $100 का नुकसान किया है। उनके KC-35 जो कि एयर फ्यूलिंग के रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कल ही जो हमला हुआ था सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर, वहां पर उनके टैंकर्स को नुकसान पहुंचे। इससे पहले उनका एक टैंकर तबाह हुआ था इराक में। तो इस जंग में अमेरिका के जो एयर एसेट्स हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसका क्या मतलब हुआ कि जो एयर सुपीरियोरिटी और जो इनविंसिबिलिटी का जो मिथ था वो काफी हद तक उसको धचका लगा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टूटा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको धचका काफी लगा है। फिर इस जंग का एक और बहुत अहम पहलू, और वो ये है कि शुरू तो ये जंग ईरान के खिलाफ की गई थी, उसके बाद फिर इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जब बमबारी शुरू की, और फिर हिजबुल्लाह ने जब जवाब देना शुरू किया तो हिजबुल्लाह एक्टिवली बीच में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन अब इसमें मजीद नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल हो गए हैं, जिनमें जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया कि हुसीज या हूतीस शामिल हो चुके हैं। इराकी मिलिशिया स्पेशली कतायब हिजबुल्लाह और दूसरे कई ग्रुप्स हैं जो कि ईरान अलाइंड है या ईरान के करीब समझे जाते हैं, वो बीच में शामिल हो चुके हैं, और वो ओपनली अमरीकी फौजी ताकत को यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं, और वो ओपनली इस वक्त इसराइल को निशाना बना रहे हैं। जबकि जो अमेरिका की लिमिटेड रिस्पॉन्स है, आप देखिए कि अमेरिका ने इस दौरान इराक में हालिया दिनों में कार्रवाई की, जिसके बाद इराकी हुकूमत ने अमेरिका को ये वार्निंग दी कि अगर आपकी तरफ से दोबारा हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इराकी हुकूमत भी बाकायदा इस जंग में शामिल हो जाएगी, अमेरिका के खिलाफ लड़ेगी? वाज़ेह नहीं है, मुझे इसका इम्कान भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि इराक के अंदर भी एक बहुत बड़ी शोरिश पैदा हो चुकी है, जहां पर के जो प्रो इरानियन ग्रुप्स हैं वो स्पेशली जो इरबिल और दूसरे इलाके हैं जहां पर कुर्द रहते हैं, उन इलाकों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जितने भी कुर्द हैं वो सारे के सारे अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इस खत्ते के अरब हुक्मरान, जैसे कि सऊदी अरब के जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिनका आज यानी पूरी दुनिया आज तो मोहम्मद बिन सलमान का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि जिस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया, जिस किस्म की जुबान उनके बारे में इस्तेमाल की, तो यकीनन उसके ऊपर ख्याल तो यह था कि शायद सऊदी अरब की तरफ से कोई जवाब आए। लेकिन हैरानगी की बात है कि सऊदी अरब फिलहाल खामोश है, लेकिन वो एक अलहदा मौजू है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में काफी अच्छी खासी बाजारी जुबान है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी ट्रंप को, लेकिन बहरहाल वो एक अलहदा मौजू है। यहाँ पर एक और जो हुआ कि जो पूरा का पूरा इस खत्ते का नक्शा बदल गया। यानी वो जंग जो कि बुनियादी तौर पर ख्याल ये था कि 2 दिन बमबारी करेंगे ईरान पर, वहां पर हुकूमत तब्दील होगी और सब कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे खत्ते में आग लग गई। और वो आग ऐसी है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से बुझ पाएगी। बावजूद इसके कि इतनी ज्यादा तबाही हुई, इतनी ज्यादा बमबारी हुई, लेकिन ईरान मुसलसल जवाब दे रहा है, और उसका हर जवाब पहले जवाब से ज्यादा सख्त आ रहा है, जो कि हमें इस वक्त हर तरफ से नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जंग के नतीजे में यहाँ पर जितने भी अमेरिकी बेसिस थी वो गैर महफूज हो गई हैं। अमेरिका की प्रेजेंस जितनी भी थी वो गैर महफूज हो गई है। इसराइल बहुत ज्यादा गैर महफूज हो गया है। इसराइल इतना वल्नरेबल हो गया है कि शायद अपनी तारीख में कभी इतना वल्नरेबल नहीं था जो इस वक्त है। तभी उसका जिक्र करता हूँ ऊपर लोग आप सड़कों पर निकल आए इस जंग के खिलाफ। और साथ ही जो अब तक
यानी जो कुछ साबित हुआ है 1 महीने की जंग में, कि अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर भी इस जंग में अब तक कामयाबी का ऐलान नहीं कर पाए, क्योंकि ईरान की तरफ से जवाब आ रहा है, ऐसा जवाब कि जो बातचीत के जरिए, तो यानी बातचीत, तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं बातचीत को टाइम दूंगा, लेकिन साथ ही वो B-2 बॉम्बर्स भी भेज रहे हैं। तो बहरहाल ये जंग के दो हिस्से हैं, जहां पर के मामलात बहुत ज्यादा बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमी इससे हिलकर रह गई है। जो ऑयल प्राइसेस हैं उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, दुनिया भर की मईशतें हिल गई हैं। अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आया है, यकीन मानिए आज मैं खुद ग्रोसरी के लिए गया था और मैं परेशान हो गया कि जिस तरीके से हर एक चीज महंगी हुई है अचानक। वजह यह है कि आपकी जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर जाती है, यानी डीजल का वो रेट जो कि पहले 3.5 पौने 4 $4 फी गैलन बिकता था, अब वो $6 फी गैलन बिक रहा है। तो जाहिर है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, बढ़ गई। तो जो टमाटर पहले 99 सेंट पर पाउंड बिकता था, अब वो $2.5 पर पाउंड बिक रहा है। आज मैंने खुद $2.5 पर पाउंड खरीदा है। कहने का मकसद यह है कि इस महंगाई का तूफान हर तरफ आ रहा है और वो हर एक को इम्पैक्ट कर रहा है। और फिर साथ एक और ये कि इससे रीजनल और ग्लोबल रीअलाइनमेंट भी शुरू हो चुकी है। बात मैं यूरोप से करूंगा। यूरोप को देखिए कि वो अमेरिका से दूर होता जा रहा है। यूरोप में अब ये आवाजें उठ रही हैं कि अब हमें अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी की जरूरत नहीं है। क्या इसकी ये वजह है कि उनका एतमाद कम हो गया? शायद ये भी वजह हो। लेकिन एक वजह ये भी है कि उनको अमेरिका बहैसियत पार्टनर भी अब शायद ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा तहफुजात रखते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस हैं उन पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ा है, जिसका असर अल्टीमेटली नेटो जैसे इत्तेहादों पर भी होगा। दूसरा, इस जंग के नतीजे में अगर कोई एक मुल्क सबसे ज्यादा फायदे में रहा है तो वो रूस है। वो रूस जिसके खिलाफ अमेरिका ने तकरीबन $180 अरब का असलहा यूक्रेन को दिया। $180 अरब का असलहा, तकरीबन $180 अरब से ज्यादा का असलहा यूरोप ने दिया। लेकिन आज तक यूक्रेन मुसलसल जंग हार रहा है। इस वक्त भी यूक्रेन के जोग्राफिया का तकरीबन 22% रूस के कब्जे में है। और अब जबकि अमेरिका ने खुद रशियन ऑयल पर जो सैंक्शंस लगाई थी वो उठा दी, तो रशिया इस वक्त दबा के पैसे बना रहा है। और इसी तरह अगर मिडल ईस्ट में कोई मुल्क पैसे बना रहा है तो वो दो मुल्क हैं। एक सऊदी अरब, जो कि रिलेटिवली बचा हुआ है, और दूसरा ईरान। क्योंकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी वो अमेरिका ने खुद हटा लिए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का और कोई तरीका है ही नहीं। तो 1 महीने की जंग का क्या नतीजा निकला? अमेरिका के दो सबसे बड़े जो यानी दुश्मन समझे जाने वाले ममालिक हैं, अमेरिका इस बात पर मजबूर हुआ कि उन पर लगाई गई सैंक्शंस को उठाया जाए। तो गोया आप देखिए कि मशरक़ वस्ता का नक्शा बदल रहा है, और साथ ही जो रीजनल पावर्स हैं वहां पर भी मामलात बिगड़ रहे हैं। अब इसमें जिस तरह हुती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो इस जंग में शामिल हो चुके हैं। आज उन्होंने इसराइल पर हमला भी किया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हम बाकायदा इस जंग में शामिल हो चुके हैं और हम मुसलसल इसराइल को अब नुकसान भी पहुंचाएंगे। और साथ ही कि बाबुल मंदब, जो कि बहर अहमर को इंडियन ओशन से मिलाता है, उस बाबुल मंदब को भी वो बंद कर देंगे। अगर उन्होंने वो बंद कर दिया तो भूल जाएं। स्पेशली नुकसान सबसे बड़ा यानी एशियन ममालिक को तो होगा ही, लेकिन मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो नहर सुएज है वो भी हूसीज की स्ट्राइकिंग रेंज में है। अगर नहर सुएज में किसी भी जहाज को नाकारा बना दिया गया तो वहां पर ट्रैफिक रुक सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब की जो थोड़ी बहुत ऑयल की एक्सपोर्ट्स इस वक्त हो रही हैं वो रुक जाएंगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, तेल की कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी। सऊदी अरब पहले ही वार्निंग दे चुका है कि अगर अप्रैल के महीने में ये जंग खत्म ना हुई तो ऑयल प्राइसेस $180 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं। एक और जो एक प्लेयर जो इस जंग में शामिल हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि जंग वसत फैल रही है, वो यूक्रेन है। यूक्रेन भी बाकायदा इस जंग में शामिल हो चुका है। किस तरीके से? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की, जो अपने मुल्क का दिफा करने में तो नाकाम रहे, बावजूद इसके कि उनको अहले मगरिब ने तकरीबन $400 अरब का फायदा दिया, यानी उनको असलहा पैसा सब कुछ दिया, लेकिन वो अपना दिफा एक खास हद तक तो कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल जमीन है कि वो रशियंस के हाथों गंवा रहे हैं। और लेकिन वो अरब बादशाहतों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट्स किए, क्योंकि शायद अब अरबों को ना तो अमरीकियों पर एतमाद रहा ना पाकिस्तानियों पर, बल्कि अब वो चाहते हैं कि यूक्रेन आकर हमारी मदद करे, क्योंकि उनके पास दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक, उनके पास ड्रोन्स बहुत अच्छे हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान की ड्रोन इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उन्होंने नहीं देखा, स्पेशली सऊदी अरब ने। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ किया? डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने यूक्रेन के साथ किया, सऊदीज ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और कतर ने। और वो कहते हैं कि हमें आप एयर डिफेंस सिस्टम भी दें और आप हमें ड्रोन्स भी दें। वो ड्रोन्स, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि जो पाकिस्तान भी बनाता है। गोया बाकायदा अब इस जंग में यूक्रेन भी शामिल हो चुका है इनडायरेक्टली, क्योंकि जेलेंस्की का एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें वो इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, उनको तमाम जो इंफॉर्मेशन है
अमरीकी अहदाफ की वो रूस ईरानियों को दे रहा है, इसीलिए वो बड़ी कामयाबी से हमले कर रहे हैं। तो गोया इस वक्त आपको जो सबबंदी नजर आ रही है वो ये है कि अहले मगरब और अहले मगरब से जुड़े ममालिक वो एक तरफ हैं, और ईरान के साथ तो फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ जो रीजनल मिलिशियाज हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक सिर्फ और सिर्फ सालफी भी नहीं कर रहे बल्कि वो पैगाम रसानी कर रहे हैं। आज जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, क्योंकि एक और प्लेयर भी इसमें है जो पाकिस्तान है, जिसका मैंने पहले जिक्र भी किया। आज जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा आई ओपनर है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो पता नहीं कितनी आई ओपनर होगी, बाहर बैठों के लिए किसी के लिए आई ओपनर नहीं है, क्योंकि दीवार पे लिखी तहरीर थी। जब ये एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ साइन किया गया था, अचानक साइन किया गया था, कोई इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई, कहीं से कोई अप्रूवल नहीं ली गई। पाकिस्तान फौज के सरबरा और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कुरान पर हाथ रखकर ये नहीं बता सकते कि वो वाकई जीत कर आए हैं और वो वाकई पाकिस्तान के हकीकी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों गए और 25 करोड़ अवाम के सर का सौदा किया उन्होंने, जाकर सऊदी के साथ एग्रीमेंट करने का। एग्रीमेंट करने में कोई मेरा ख्याल है मुजाहिका नहीं था। अगर ये खुलकर सामने यानी कौम के सामने रखा जाता कि इसमें है क्या, इसमें फायदा को क्या, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, सऊदी अरब को क्या फायदा होगा, फिर बात थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसी टाइम्स अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ आला तरीन शख्सियात हैं वो अब इससे थोड़ा परेशान है, क्योंकि अगर ये जंग फैलेगी, जितनी ये वॉर ऑफ एट्रिशन बनेगी, ये बन चुकी है, जितनी ये लंबी चलेगी, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसमें शामिल होना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त पैगाम रसानी का काम तो कर रहा है। आज शहबाज शरीफ ने एक ऐलान भी किया, एक ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा कि आज मैंने मसूद पजेश्कियान जो कि ईरान के सदर हैं उनके साथ बात की, और फिर उसमें उन्होंने जो अपने दलाइल पेश किए कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा शदीद अल्फाज में इसराइल को कंडेम किया इस जंग में। लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, इसराइल का नाम लिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है हमले करना भी बहुत गलत है, लेकिन यहाँ पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ इसराइल तो हमला नहीं कर रहा। अमेरिका ने तो आज ऐलान किया कि 11,000 हमले किए उन्होंने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वो नजर नहीं आ रहे। फिर उन्होंने कंडोलेंसेस का भी इजहार किया कि बहुत ज्यादा हमें अफसोस हुआ है कि लोग शहादतें हो रही हैं, ईरान में लोग जाने गंवा रहे हैं। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो कोशिशें हैं, हम मैंने उनको उसके बारे में भी उनको बताया, यानी मसूद पेजेश्कियान को। और फिर साथ ये भी कि उनका शुक्रिया अदा किया कि वो पाकिस्तान की कोशिशों की को कदर की नजर से देखते हैं। लेकिन मसूद पेजेश्कियान का जो उसके बाद जो एक ट्वीट आया, छोटा सा ट्वीट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वो तमाम यानी उस बातचीत से जो जो उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, शायद उसे वो पर्दा चाक कर देता है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कहीं एक्नॉलेज ही नहीं किया कि उनकी शहबाज शरीफ से बात हुई, लेकिन ये उसी वक्त आया जब शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने कई मरतबा कहा है कि हम अपना दिफा कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम बहुत ज्यादा सख्त तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो हम हर एक के नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे। और इस खत्ते के जो मालिक हैं, जो अमरीकी जो हमलावर हैं, इनको इनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी हम इससे जो है खबरदार करते हैं कि वो इस मामले में ना पड़े। क्या ये वार्निंग पाकिस्तान के लिए भी थी? मेरा ख्याल है बिल्कुल थी, क्योंकि याद रखिए कि इससे तकरीबन 2 दिन पहले जो रूस के सदर है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी एक इसी किस्म का, बल्कि पता नहीं उनका कोई पैगाम मेरा ख्याल है पहुंचा था, जिसके ऊपर मसूद पेजेश्कियान ने एक ट्वीट किया, जिसमें कि उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आपकी जो सपोर्ट है हमारे लिए इंस्पायरिंग है। ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में पुतिन के लिए। शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये 1 घंटे की बात में शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा होगा, किस किस्म की बात की होगी। उनकी बातें तो याद हैं, जिस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनको सल्यूट करते हैं, तो जाहिर है कि सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब की असल औकात हैं क्या। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक पैगाम रसानी का काम कर रहा है, जो अच्छा काम है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस मामले का कोई सियासी हल निकले, अच्छी बात है। लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाएगा? मुझे इसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान, अमेरिका और इसराइल, ईरान के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वो ब्रिज होते नजर नहीं आ रहे। और अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो भी जाता है, इसराइल इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो ये जंग वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ जा चुकी है और पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें घसीटा जाएगा। क्या पाकिस्तान उस वक्त इनकार करेगा सऊदी अरब को? आई एम नॉट श्योर। सबसे बड़ा इम्तिहान तो ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं कि आखिर हमने करना क्या है? अगर हमें आज मोहम्मद बिन सलमान ने हुक्म दिया कि आओ और हमारा दिफा करो, फिर क्या करेंगे? जंग के महाज भी गर्म रहा। इसराइल ने आज जो लबनान है उस पर बहुत ज़्यादा हमले किए, बैरूत में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और जो यूनाइटेड नेशंस है उसने वार्निंग दी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और ये मजीद हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इसराइल ने आज तेहरान पर भी बहुत बड़ा हमला किया और उसके बहुत ज़्यादा यानी वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर किया है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिका ने आज 4B-2 बॉम्बर्स को भी इस्तेमाल किया, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स। और कहते हैं कि उन्होंने ईरान में मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया और उसमें उन्होंने बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किया।
जिसका मतलब यह है कि उन्होंने ईरान के जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं उनको निशाना बनाया, स्पेशली जो उनके मिसाइल के जखीरे हैं और जो लॉन्चर्स हैं। क्या किसी को नुकसान पहुंचा, इसका एविडेंस फिलहाल नहीं है, लेकिन इट्स टू अर्ली। शायद आने वाले घंटों में मालूम हो जाए कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन मामलात उस तरफ जा रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से भी जवाब आया, भरपूर जवाब आया। ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया, वहां पर आपको देखें कि वहां पर काफी आग वगैरह लगी हुई है। कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया ईरान ने, वहां पर काफी बड़ी वहां पर एयरपोर्ट पे आग लगी हुई है। साथ ही ईरान ने जो है मुख्तलिफ और जगहों पर, जिसमें इसराइल स्पेशली निशाने पर है, इसराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। और साथ ही जो यहाँ के मुख्तलिफ खत्े के ममालिक हैं, स्पेशली मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन, ये वो ममालिक हैं जो कि ईरान के मुख्तलिफ निशाने पर हैं। तो यूं ये जंग जो है ये ऐसे खतरनाक जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर मामलात ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, या शायद पहुंचने वाले हैं, कि जहां पर आई एम नॉट श्योर कि इस जंग का क्या नतीजा निकलेगा। यानी यहां पर इसका नतीजा किस तरीके से निकाला जाएगा। क्या कोई दुनिया का ताकतवर तरीन बम इस्तेमाल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या इसका कोई सियासी हल निकलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन तेल की कीमत $180 फी बैरल गई, जो कि सऊदी अरब वार्निंग दे रहे हैं, शायद उस दिन जो ये आलमी ताकतें हैं वो इस बात पर मजबूर हों कि वो अमेरिका पर प्रेशर डालें, सदर ट्रंप पर प्रेशर डालें कि खुदा रहा आप तो डील मेकर हैं, आप डील कर लें और मामलात को आगे जाने दें। क्या ऐसा मुमकिन होगा? इसका फैसला भी ईरानी मिसाइल ही करेंगे, क्योंकि अमरीकी और इसराइली बॉम्बिंग तो अब तक ये फैसला ना कर पाई। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।